Good morning, students. We again resume with our left class. So yesterday we had learned that there was a hurdle, एक बाधा आ गई थी अप्रत्याशित, और वो बाधा क्या थी? वो बाधा ये थी कि शेरों के शिकार करने के लिए अब शेर बचे ही नहीं थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, और सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलावा भेजा और क्या कहा? दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आपको ये बात नहीं पता है दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 शेरों का शिकार बाकी है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब होता है चमकाना। देखिए ये वर्ड ये रहा ब्रांडिशिंग, दिख रहा है आपको? इसको आपको लिखना है चमकाना। तो अपनी बंदूक चमकाते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी 30 शेरों का शिकार बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, उस बंदूक को देख करके एकदम से कांप गए, डर के मारे कांप गए। जैसे ही बंदूक देखी द डिवाइन क्राइड आउट, वो चिल्लाए, योर मेजेस्टी जहाँपना, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं शेर नहीं हूँ। उनको लगा कि बंदूक से दीवान को मारने वाले। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, तो राजा ने कहा कौन मूर्ख तुमको टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और नहीं मैं बंदूक हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, न तो तुम बंदूक हो और न ही तुम शेर हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू, समन्ड का मतलब था बुलावा भेजना। यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको एक अलग उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, अब मैंने तय किया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब दीवान जो थे वो क्या करने लगे? बेबल करने लगे। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेबल? बड़बड़ाना। अब वो बड़बड़ाने लगे। क्या बड़बड़ाने लगे? कि योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से 2 बीवियाँ हैं। इफ़ यू मैरी, इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ, तो महाराजा ने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खों जैसे बात नहीं करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज टाइगर, मुझे तो क्या चाहिए? शेर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक ओवर इट, योर एंसेस्टर्स वेर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, टू द स्वॉर्ड। पहले क्या होता था, जो कोई राजकुमार अगर शादी नहीं करता था तो उसकी शादी तलवार से विवाह करवाते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और आपको शादी करनी है तो आप बंदूक से कर लो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, एक राज्य के लिए एक टाइगर किंग बहुत है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, तो शेरनी की ज़रूरत, शेर महारानी की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, वो बहुत फूट फूट के तेज जोर से आवाज़ करते हुए वो हंसने लगे। और क्या कहा कि जिसको बोलते ना, हम कहते कि क्रैक, लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, तो ठहाका लगा के हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और गन, न तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी शेर से शादी करूं या बंदूक से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक मनुष्य जाति की लड़की से शादी करना चाहता हूं। फर्स्ट यू में ड्रॉ ऑफ स्टेटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अब सबसे पहले तुम ये काम करो, महाराजा दीवान को कह रहे हैं, सबसे पहले तुम ये काम करो कि आसपास की जितनी भी रियासतें हैं उसमें पता करो कि टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा के आंकड़े लाओ कि ज़्यादा कहाँ पर है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद तुम ये पता करो इफ़ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि क्या उनके परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। ऑफ अ स्टेट विद अ लार्जर टाइगर पॉपुलेशन, और जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो वहाँ पता करो कोई लड़की है कि नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि अब ससुराल में जाके शेरों का शिकार करें। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके आदेश की पालना की। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, उनको एक सही लड़की मिल गई, एक राजकुमारी मिल गई एक ऐसी रियासत से, दे विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब दामाद जी यानी कि टाइगर किंग जब भी ससुराल जाते वो वहाँ पे जाके 5-6 शेरों का शिकार करके आ जाते। इन दिस मैनर, और ऐसा करते करते 99 टाइगर स्किन्स एडोन द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, तो ऐसे करते करते 99 शेर उन्होंने मार दिए। उन सभी शेरों की खाल प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन हॉल में उन्होंने दीवार पे टांग दी। अब क्या समस्या आ गई? द महाराजाज एंजाइटी, जो महाराजा की जो चिंता थी है ना, वो कहाँ थी? रीच अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट अ टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब एक ही शेर बाकी था। अब महाराजा को चिंता होने लगी कब वो शेर मिलेगा और कब मैं उसको मार दूंगा।
ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड सेम ड्रीम एट नाइट। दिन को भी वही ख्वाब आता और रात को भी यही ख्वाब आता, कब एक सोवे शेर को मारूंगा। लेकिन अब वापस एक दूसरी मुसीबत हो गई। बाय दिस टाइम द टाइगर्स फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उनके ससुर जी के वहाँ पर भी यही हुआ कि सारे जो शेर जो थे वो खत्म हो गए। अब तो शेर बचे नहीं थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट द टाइगर्स एनीवेयर। अब तो नामुमकिन हो गया कि कहीं पर भी शेरों को ढूंढना। यट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि एक की ही ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल्ड जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर एक और शेर मार देते, महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अब उनका कोई डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। उसके बाद में वो शेरों का शिकार करना बिल्कुल ही छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको उस सोवे शेर से बहुत ही ध्यान रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा परवाह करनी होगी, जिसको बोलते हैं बहुत ही ध्यान रख करके उसका शिकार करना होगा, सोच समझ के, क्योंकि उसी से उनको सबसे ज़्यादा जो था सॉरी खतरा था। वॉट हैड द लेट, यहाँ पे लेट का मतलब स्वर्गीय। अब देखिए इतने सालों में वो जो ज्योतिषी थे वो भी स्वर्ग सिधार गए। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, तो उस ज्योतिषी ने, प्रधान ज्योतिषी ने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 शेर मारने के बाद भी, द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ द 100th ट्रू इनफ। तो उन्होंने कहा कि 99 मारने के बाद में भी उनको 100वें शेर से बहुत ही सतर्क रहना होगा। ट्रू इनफ, और ये बात सही भी है। क्यों? कि शेर पहला हो या 100वां हो, शेर तो शेर होता है, ऐसा बड़ा जंगली जानवर होता है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और किसी को भी इसके लिए चौकन्ना होना बहुत ही ज़रूरी था, डरा हुआ सावधान रहना होना था। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब 100 शेर मिलने वाला कहाँ था? इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर। अब शेरनी का दूध मिलना आसान था, लेकिन जिंदा शेर नहीं मिलता था। अब आप सोचो कि शेरनी का दूध कैसे मिलता है? शेर के बच्चे जब दूध पे शेरनी से दूध पीते हैं, छोटे शावक, तो दूध पीते पीते कुछ दूध उनके मुंह से ज़मीन पे गिर जाता है और वो दूध जो है वो पपड़ियों के रूप में जम जाता है ना। गांव के लोग, पहले के लोग जो है ना, वो जंगलों में जाकर के शेर का इस तरह का जो दूध पपड़ी बना हुआ होता था मिट्टी पे लगा हुआ, उसको ला करके अपने बच्चों को भी खिलाते थे, ताकि उनके अंदर भी वो शेर जैसी बहादुरी और ताकत ऐसा आए, ऐसा पुराने ज़माने में कहते थे। तो चलिए खैर, इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब जिंदा टाइगर से आसान था शेरनी का दूध मिलना, जबकि सबसे मुश्किल होता है शेरनी का दूध मिलना। Thus the महाराजा वॉज sunk in a gloom, और इसीलिए वो घोर निराशा में डूब गए थे। But soon came the happy news which dispelled that gloom, और जल्दी ही वो खुशखबरी आई जिससे उनकी निराशा जो थी वो समाप्त हो गई। In his own state, उनके खुद के राज्य में ship began to disappear frequently from hillside village। एक पहाड़ी पर स्थित गांव में उनके जो थे भेड़े जो हैं गांव के, वो अक्सर गायब होने लगी। सो इट वॉज फर्स्ट एसर्टन, पहले ये तय किया गया कि ये कौन ले जा रहा है। तो यहाँ पे दो नाम है, देखें आप, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीर स्वामी नायकर। अब ये दोनों लोग ऐसे थे जो पूरी पूरी भेड़ खा जाते थे। बोथ फेम फॉर द एबिलिटी टू सोलो शीप होल, ये दोनों जने पूरी पूरी भीड़ निकल जाते थे। देखिए यह उनका काम तो नहीं है, तो पता तो लगाया, तो ये पता लगा कि उनका काम नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो इसका मतलब एक शेर का ही ये काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव वाले कहाँ दौड़े? महाराजा को सूचित करने के लिए। क्यों सूचित करने के लिए? क्योंकि महाराजा इतने दिनों से निराशा में थे, 99 शेर उन्होंने मार दिए थे और 100वें शेर का उनको इंतज़ार था। तो अब इतने दिनों से महाराजा भी तो उदासी में डूबे हुए थे, तो महाराजा को किस चीज़ की तलाश थी? उनको शेर चाहिए था, और ये बात गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए जब ये पता चला कि भेड़ें गायब होने लगी है, तो गांव वाले किसके पास दौड़े? महाराजा के पास, उनको सूचित करने के लिए कि गांव में से भेड़ें गायब हो रही है। और जब ये खबर महाराजा ने सुनी तो क्या हुआ?
द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देना, 3 वर्ष की छूट दे दी। किस में छूट दे दी? फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर दैट विलेज, कि इस गांव के सारे टैक्स जितने भी हैं, जितने भी कर हैं, उनसे इनको माफ़ कर दिया जाए। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और वो उस 100वें शेर के शिकार में निकल पड़े। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड फ्रॉम द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। टिल देन इसके मीनिंग्स लर्न करो, लिखो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। जब तक इस लेसन को जहाँ तक पढ़ाया एक बार वापस रीडिंग करें। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एनी जनरल पोजीशन, कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जिसको हम डिराइव कर रहे थे और टाइम हमारा खत्म हो गया था, जिसके कारण हमको क्लास बीच में रोकनी पड़ी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यानी इस पी साइन थीटा के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और ये पी कोस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया था। इसके बाद हमको क्या निकालना था, तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी वो हमको निकालनी थी। तो हमने देखा कि P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, इक्वेटोरियल के कारण होगी। और ये वाला जो कंपोनेंट है P cos के कारण, ये वाला पॉइंट कहां पर है, तो P cos थीटा के एक्सल लाइन पर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन। ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो इक्वेटोरियल होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा कितनी हो जाएगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये वाली, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये एक्सल लाइन। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, इन दोनों में रिलेशन देखा था। और हमने देखा था कि एक्सल लाइन हमेशा क्या होता है, इक्वेटोरियल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। क्या होता है, इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है। तो हमेशा एक्सल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, एक्सल लाइन यानी P cos के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। और P sin थीटा के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि रिलेशन हमने पढ़ा था E एक्सल इज इक्वल टू 2 मल्टी इक्वेटोरियल। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में ये सारी चीजें देख के आए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि समय कम है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि जैसे 11वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा ये वेक्टर, तो ये वेक्टर का जो एरो है वो एरो क्या शो करता है, तो एरो डायरेक्शन शो करता है, क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करता है। और इस एरो की जो लेंथ है, ये लेंथ किसको शो करती है, क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है वो कंपेयर टू एक्सल लाइन कैसा है, कम है। तो इसलिए इसके लिए मैंने एरो छोटा बनाया, और एक्सल लाइन का जो एरो है वो हमने कैसे बनाया, बड़ा बनाया, क्योंकि ये हमेशा 2 टाइम्स होती है, इससे जस्ट डबल होती है हमेशा, इसलिए इसका एरो ज्यादा है और इसका एरो कैसा है, कम है। अब हमको बनाना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहां पर लो लगाएंगे, कौन सा, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे। और पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे, तो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, तो ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी है, तो ई नेट, या हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक्सल इस P cos थीटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो P sin थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस डायरेक्शन में, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। रिजल्टेंट से हमने बनाया, तो रिजल्टेंट यानी पैरेललोग्राम लो हमारे पास क्या है, तो पैरेललोग्राम जो लो है हमारे पास वो क्या है, तो वो लो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, तो E ड्यू टू एक्सल यानी E एक्सल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, प्लस 2 E एक्सल E इक्वेटोरियल और cos थीटा। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम लो का। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर
A1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वगैरह हम फॉर्मूला बना सकते हैं, पर यहाँ पर हमने हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके ही बनाया है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ER इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब हमको निकालना है थीटा। अब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, तो थीटा एक्सल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये जो थीटा है वो थीटा कितना है, तो हमने देखा कि ये जो थीटा है वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे 90 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो cos 90 कितना होता है, तो cos 90 हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 0 हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हम अब इसको नहीं लिखेंगे, तो रिजल्टेंट का हमारा जो फॉर्मूला बना वो अब कौन सा बन गया, क्योंकि cos थीटा के कारण 90 के कारण वो वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 हो गई। तो जो अब हमारा रिजल्टेंट बचा वो रिजल्टेंट बचा ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल लाइन का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी, तो एक्सल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, रूट 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जो कि कल हमने डिराइव की थी ये। ठीक है, प्लस और इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी है, तो p sin थीटा ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, क्लियर है इसका। अब इसको सोल्व करेंगे तो p ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, p ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और पूरे का क्या स्क्वायर है, तो p ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को हमने क्या लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, उसका रूट हट गया, तो क्या मिला हमको, तो e इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे क्या बचा, तो 2 बचा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बचा। ठीक है, 4 हो गया, कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचा यहाँ से, कोस स्क्वायर थीटा। अब बीच में क्या है, प्लस एज इट इज हो गया। अब इधर से क्या बचा, p ओपन साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा, और साइन का क्या स्क्वायर है, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसा कि E इज इक्वल टू मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, तो इसको जैसे हमने सोल्व किया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको देख लेना, सोल्व करना नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी समय की कमी इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर। तो कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आ गया हमारे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया कहां पर, एनी जनरल पोजिशन पर, एनी जनरल पोजीशन पर। तो यहां पर एनी जनरल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है तो ये थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको गिवन होगा, बाकी जो डिस्टेंस है वो भी गिवन होगा, सारी क्वांटिटीज बाकी कैसी है, नॉन क्वांटिटी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। अब सारी क्वांटिटीज गिवन है, 1-2 अननोन जो क्वांटिटीज है अगर वो क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिजल्टेंट का ये एंगल कितना है, अल्फा, कितना एंगल है, अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल ओपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सल, दोनों का क्या करेंगे अपन डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेटोरियल में एक्सल का हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे, सॉरी इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो पहले इक्वेटोरियल ऊपर आ गया तो p ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी कट गया। अब यहां से बचा क्या, 2 cos थीटा और यहां पर क्या बचा, साइन थीटा बचा। तो यहां पर साइन थीटा और यहां पर क्या बचा, 2 cos थीटा। तो साइन ओपन cos कितना होता है, 10। ठीक है, तो क्या बच गया 1/2 tan थीटा, क्या बच गया 1/2 tan थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 tan थीटा। अब अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स
टेन इनवर्स 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये किसकी फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया। तो अब ये वाला जो डेरिवेशन है ये कुछ खास स्पेशल डेरिवेशन है। अब स्पेशल डेरिवेशन क्यों है कि अगर आपको एक्सल लाइन वाला डेरिवेशन नहीं आता, आपको इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन नहीं आता, तो क्या हो सकता है, अगर आपको ये वाला डेरिवेशन आता है तो इस डेरिवेशन में ये थीटा की वैल्यू अगर आपको पुट कर दोगे कि आपको अगर पूछा गया कौन सा, एक्सल लाइन में, कौन सा पूछा गया, एक्सल लाइन में, तो एक्सल लाइन में ये जो डिस्टेंस है, ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सल लाइन में पॉइंट कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये जो थीटा है ये डिस्टेंस कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इसको ओवरलैप करेगा, यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके आ जाएगा 2p/4πε0। एक्सल लाइन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है थीटा की वैल्यू रख दो, एक्सल लाइन में थीटा कितना हो जाएगा, 0। इक्वेटोरियल पर है तो थीटा कितना हो गया, तो थीटा इंक्रीज होकर कितना हो गया, 90। अब यहां पर 90 की वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और इस वाले फॉर्मूले से आप एक्सल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल पर भी निकाल सकते हो, और एनी जनरल पॉइंट यानी एनी जनरल पोजीशन यानी कहीं पर भी अगर पॉइंट दे रखा है तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एनी जनरल पोजीशन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई डायपोल है, कोई डायपोल है, अब उस डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कहां पर रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, लास्ट टॉपिक है आज का, डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, पैरेलल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर फील्ड लाइंस ऐसी होती ये, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने हमारा डायपोल रखा, क्या रखा हमने, डायपोल रखा। ठीक है, तो ये सपोज हमारा डायपोल है, ये डायपोल है हमारा, ये डायपोल का हमारा सेंटर है। ठीक है, ये -q चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, +q चार्ज है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 2l डिस्टेंस है। अगर इस डायपोल को हमने कहां पर रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो इस डायपोल के ऊपर, इस +q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स यहां पर कितना लगाएगी, तो फोर्स लगाएगी, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा F +q × E। कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, E, तो फोर्स कितना हो जाएगा, +q × E सॉरी, इतना फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हम जानते हैं ये प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये राइट डायरेक्शन है, इसका मतलब प्लस चार्ज किधर होंगे, इधर कहीं होंगे, और माइनस कहां पर होंगे, इधर। तो ये प्लस क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक यहां पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। अब हमारा माइनस चार्ज कहां पर है, तो माइनस चार्ज हमारा यहां पर है, और यहां पर क्या माइनस क्या करेंगे, ये प्लस क्या करेंगे, माइनस को अट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो माइनस के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन होगी। और कितना फोर्स होगा, तो F = -q × E, और -q क्या, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो +q के कारण फोर्स इधर लग रहा है, और -q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो F = क्या हो जाएगा, +q × E माइनस, ठीक है, और ये कितना है, ये भी कितना है, दोनों का सम करेंगे तो सम में क्या हो जाएगा, एक कैसा माइनस का है तो क्या हो जाएगा, -q × E। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब अगर इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब समझना कि क्या कंडीशन होगी कि जब नेट फोर्स 0 होगा। सपोज ये क्या है, एक तरह की रोड है, मान लो रोड है, इसको यहां से एक रस्सी बांध के आपको दिया कि आप इसको खींचो, और यहां से मैं खींच रहा हूं। अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, आप आपकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो
अब क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल है पर दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो क्या इस पर कोई नेट फोर्स होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो ये ना तो इधर जाएगा न तो ये इधर जाएगा। अगर मैंने यहां पर एक स्लाइडर लगाया और ये रोड को बांध दिया, एक को बोला मैंने इधर से खींचो, ठीक है, और एक को बोला मैंने इधर से खींचो, एक ने खींचा 5 न्यूटन फोर्स से प्लस के और दूसरे ने खींचा 5 न्यूटन फोर्स है, यानी दोनों फोर्स कैसे बराबर है पर डायरेक्शन इस फोर्स की कैसी है, अपोजिट है। तो ये स्लाइडर ना तो इधर स्लाइड होगा ना इधर स्लाइड होगा, यानी इस स्लाइडर के पास किसी भी तरह का लीनियर मोशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायपोल है हमारा, इसको जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन, ठीक है। तो नेट फोर्स इज 0, देन डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन, ठीक है। अब इस डायपोल के पास लीनियर मोशन नहीं है, इस डायपोल के पास लीनियर मोशन नहीं है, पर हम देखेंगे कि इस डायपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स कैसे इक्वल है एंड अपोजिट है। और जब किसी डायपोल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे मेक्स कपल ऑफ फोर्स एंड कपल ऑफ फोर्स विच क्रिएट टॉर्क। क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क लगता है, तो वो बॉडी कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन करती है। तो देयर आर क्या, तो यहां पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, देयर आर 2 इक्वल एंड opposite force acting on dipole having perpendicular distance, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इन दोनों जो फोर्स है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लिखने में टाइम नहीं करेंगे अपन ज्यादा, ठीक है। तो -q और +q दोनों कैसे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और वो फोर्स किसके ऊपर लग रहे हैं, डायपोल के ऊपर लग रहे हैं। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कि ये फोर्स की डायरेक्शन ये वाली और इस फोर्स की डायरेक्शन इस वाली। तो दोनों फोर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने लिया, इस पॉइंट को हमने बोला B और इस पॉइंट को बोला C, और ये पॉइंट है हमारा A पॉइंट है। तो इन दोनों जो फोर्स है, दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, BC। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या क्रिएट करेंगे, कपल ऑफ फोर्स। क्या क्रिएट हो गया, कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करेंगे, तो कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करेंगे टॉर्क। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगता है तो वो बॉडी कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। जैसे साइकिल का हैंडल है, साइकिल के हैंडल के एक फोर्स आपने आगे लगाया तो दूसरा फोर्स कहां पर लगता है, पीछे की तरफ। तो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, और वो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, उनको हम क्या बोलेंगे, कपल ऑफ फोर्स एंड कपल ऑफ फोर्स विच क्रिएट टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्रिएट होगा, और टॉर्क कितना क्रिएट होगा, तो उस टॉर्क को हम देखेंगे। तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो टॉर्क क्रिएट होगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जब इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो क्या क्रिएट होगा, तो वहां पर कपल ऑफ फोर्स बनेगा, और वो जो कपल ऑफ फोर्स कैन क्रिएट टॉर्क। क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, Q × E, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q × E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना, BC, और इस BC की वैल्यू हमको निकालनी है। तो BC किसके बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो BC ओपन 2L, और BC ओपन परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पर कितने, 2L साइन थीटा। तो Q × E × 2L साइन थीटा। अब
हम जानते हैं 2q और l, 2ql क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट क्या होता है 2ql। तो हम इनको आगे पीछे लिख के क्या कर सकते हैं 2ql में कन्वर्ट करके, तो 2ql की जगह हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो टॉर्क हमारा हो जाएगा p e साइन थीटा, क्या हो जाएगा p e साइन थीटा, क्योंकि 2q और l की जगह हमने क्या लिखा p लिखा, क्योंकि p हमारा क्या डायपोल मोमेंट है। तो जो टॉर्क बन गया वो टॉर्क कितना बन गया p e साइन थीटा, क्या बन गया p e साइन थीटा। और आपने 11th क्लास में जब वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होगी तब देखा है कि टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं और करके, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्या लिखा हमने P क्रॉस E, क्योंकि टॉर्क भी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी है, P भी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस होगा वो क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके पास किसी भी तरह का लीनियर मोशन नहीं होगा। कौन सा मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो उस डायपोल के ऊपर कौन सा मोशन होगा, तो वो डायपोल कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन, और उसके पास किसी भी तरह का लीनियर मोशन नहीं होगा। तो वो ओनली फॉर कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन, जैसे कि ये घूम रहा है। ठीक है, तो टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ लेते हैं कि स्पेशल कंडीशन क्या क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, ये बोर्ड के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप नीट और जेईई की तैयारी करो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कंडीशन। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन क्या है कि टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या हो गया, P इंटू ई साइन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अगर यहां पर 0 पुट करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा। तो आप देखो कि थीटा यानी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने देखा कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, कितनी है थीटा की वैल्यू, 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है, तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई, और ये टॉर्क जो होगा साइन की अपन जानते हैं कि जो 1 होती है वो साइन की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम, यानी टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। और टॉर्क कितना हो जाएगा कि जब कितना थीटा 90 है तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू को चेंज करके 180 कर दिया, कितना कर दिया, 180। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो 180 का मतलब यहां पर 180, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0 होती है। तो टॉर्क फिर भी कितना हो जाएगा, जब 180 रखेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कहां पर होगा, तो 90 डिग्री पर। तो जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री पर होगा, कि ये जो डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब ये जो डायपोल है इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच का अगर ये एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम क्रिएट होगा। और अगर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो रोटेशनल मोशन भी कैसा होगा, मैक्सिमम, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखना है हमको, कि एक दो कंडीशन इसकी और देखनी है, कि जैसे कि अगर किसी भी डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके ऊपर जो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन उसके पास कितना होता है, 0, ओनली फॉर कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन किसके कारण होता है, तो टॉर्क के कारण होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर सपोज करो कि वहां पर अगर टॉर्क 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा, तो अगर किसी भी डायपोल के ऊपर नेट फोर्स और टॉर्क दोनों अगर 0 होंगे तो डायपोल कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जिसको हम बोलते हैं साम्यावस्था।
क्या बोलते हैं, साम्यावस्था, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। न तो वो लीनियर मोशन करेगा और न ही वो कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। पर अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रखते हैं तो डायपोल के ऊपर क्या होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं पर फोर्स ज्यादा होगा और कहीं पर फोर्स कैसा होगा, कम होगा। तो हमारा जो डायपोल है उसके पास लीनियर मोशन भी होगा और उसके पास टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन भी होगा, और वो कैसे बढ़ेगा, तो वो ऐसे आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे रोटेट भी हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ओनली फॉर रोटेशनल मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो लीनियर मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा लास्ट बाकी है, जिसको हम आगे जब नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब इसको पहले कर लेंगे। बाकी हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो आज फिनिश होता है। आगे हम नेक्स्ट गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 25 जो अपना चल रहा है, अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो अपन पढ़ रहे थे, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, उस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के अंतर्गत अपन परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर अपन कुछ टॉपिक्स लिख लिए थे, कुछ टॉपिक्स अपने बाकी रह गए थे। आज उसके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अपने बाकी रह गए हैं। और मैंने मूत्र निर्माण की आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी थी, कैसे मूत्र निर्माण होता है, कैसे यकृत कोशिकाओं से रुधिर से यूरिया को पृथक किया जाता है, कैसे पश्च महाशिरा जो होती है यूरिया को उस रुधिर से अलग अलग करती है, छानती है। तो वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। बॉमन संपुट के अंदर जो बॉमन संपुट अपने छलनी की तरह यानी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, छलनी की भांति कार्य करती है, कपड़े की भांति कार्य करती है, जिसके अंदर छान के उसको सेपरेट कर देती है। तो वो बॉमन कैप्सूल का काम था, वहीं से छानने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। फिर अपन ने अलग अलग तरह की चीज़ें देख ली थी, सारी जो वृक्काणु, नेफ्रॉन, इनके बारे में भी अपन कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वही कि मूत्र निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और उस मूत्र निर्माण के अंदर 3 तरह के अपन ने भाग पढ़े थे। पहला अपना चल रहा था परानिस्यंदन। उस परानिस्यंदन के अंदर अपन ने कुछ लाइनें लिख के समझ लिया था उसको, जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक अपना चल रहा था। उसी के अंदर अपन ने कुछ लाइनें लिख ली थी। लाइनें क्या लिख ली थी कि कुछ भाग अपने लिखे थे, वो क्या लिखे थे कि इस प्रक्रिया में बॉमन संपुट वृक्क नलिका में एक छलनी की भांति कार्य करता है, जिसके अंदर अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती है और अपवाही धमनी उस रुधिर को लेके जाती है। अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है वो अपवाही की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रुधिर आता तो तेज गति से, जो ब्लड अपना आता है वो स्पीड से आता है, लेकिन अपवाही धमनी का जो होती है उसके अंदर कंप्रेस होने की वजह से, वो थोड़ी पतली होने की वजह से, छोटी होने की वजह से उसके अंदर रुधिर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है ना। उस धीमे प्रेशर के कारण रुधिर उतना तेज गति से जा नहीं पाता है। फिर अपन क्या लिख रहे थे कि उसके अंदर स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो अपना रुधिर का प्रेशर जो होता है वो 70 mmHg के रूप में पाया जाता है, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन का जो स्पीड है वो इतना पाया जाता है उस यूरिया युक्त, है ना, जो इसके अंदर यूरिया मिक्स है ना, जिसके अंदर आपका मूत्र मिक्स है, उसका जो प्रेशर है वो आपका कितना है 70 mmHg जो प्रेशर है, उस प्रेशर के पश्चात इतनी स्पीड से जाता है, लेकिन उसके अंदर 2 तरह के विपरीत प्रेशर लगते हैं, अपोजिट फोर्स लगते हैं, विपरीत दाब लगते हैं। उस विपरीत दाब में कौन सा है, एक तो कोलाइडी वाला प्रेशर और दूसरा आपका स्थैतिक। ये 2 तरह के प्रेशर होते हैं। इन दोनों प्रेशर का जो मान होता है वो आपका मेजरमेंट जो होता है वो 30 mmHg और 20 mmHg है ना। ये 2 प्रेशर अपोजिट में काम करते हैं। इन 2 प्रेशर की टोटल करें कितने हो गए अपने 50 mmHg, ठीक है ना। और टोटल जो प्रेशर लगता है वो आपका कितना लगता है 70 mm का, लेकिन ये 2 ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से टोटल फोर्स कितना बन जाता है आपका 20 mmHg का लास्ट में आपको प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो यूरिया आपके उस संग्रह नलिका तक पहुंच जाता है। तो इस
स्पीड से, इस प्रेशर से ही वो आपका दाब बन के आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो एक हो गया प्रेशर के रूप में। फिर क्या होता है, जो यूरिन सेपरेट हो रहा है उस बॉमन कैप्सूल की गुहा में, बॉमन कैप्सूल से या बॉमन संपुट से, उसमें क्या होता है, एक तो ब्लड के कंटेंट जो होते हैं वो, एक प्लाज्मा, एक ब्लड पार्टिकल्स, ये सारे उस ब्लड से सेपरेट नहीं होते, वो नहीं छनते ना। जो सिर्फ यूरिया के फॉर्मेशन में है, जो यूरिया है, जो मूत्र है, वही सिर्फ आपका छन पाता है, क्योंकि वो एक क्या है, पूरी तरह से लिक्विड मटेरियल के फॉर्म में आ जाता है। तो वही उस छलनी से, वही उस फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट हो पाता है। अदरवाइज दूसरे जो कंटेंट होते हैं, जो उसके साथ मिक्स उपयोगी पदार्थ होते हैं, जिसमें ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सारे उसके साथ छन नहीं पाते, वो सेपरेट नहीं होते, वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, दूसरी धमनियों से आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं। छनने वाली चीज़ क्या होती है, सिर्फ प्योर के रूप में आपकी यूरिया यानी यूरिन आपका छन के अलग हो जाता है, जो आपके फिर संग्रह नलिका तक पहुंच जाता है। तो इस प्रेशर से आता है, लेकिन लास्ट में आपका 20 mm का प्रेशर ही बच पाता है। इसी वजह से वो आपका बॉडी के अंदर आगे पहुंचते संग्रह नलिका तक पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, एक तो अपवाही धमनिका की व्यास कम हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से उसकी स्पीड थोड़ी स्लो पड़ जाती है। तो ये स्पीड आपकी बच जाती है। फिर उनके अवशोषण की जो भाग है, अवशोषण का जो मान है, वो कैसे होता है, कौन सी चीज़ें पुनः अवशोषित कर ली जाती हैं, है ना, वो वृक्क से अपन समझते हैं। अपन एक चित्र के माध्यम से क्या समझते हैं कि नेफ्रॉन के भागों द्वारा क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें पुनः अवशोषित कर ली जाती है, वो कैसे से अवशोषित कर ली जाती है अपन देखते हैं। जैसे ये आपका बॉमन कैप्सूल हो गया ना, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, इस तरह से होगी। ये अपवाही धमनिका होगी, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ से यूँ आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये कहाँ पहुँचता है, संग्रह नलिका तक, है ना। इस तरह संग्रह नलिका तक पहुँचती है। अब इसमें कौन से कंटेंट होते हैं, एक तो NaCl होता है, आपके जल होता है, पोटेशियम होते हैं, हाइड्रोजन के कंटेंट होते हैं, अमोनिया होती है, ठीक है। ये सारे आपके कंटेंट हो गए। इस तरीके से ये आपका यूरिया यहाँ आके छन जाता है। फिर ये आपके दूरस्थ नलिका, संग्रह नलिका हो गई, एनलेपॉस हो गया, ठीक है, अवरोही भुजा हो गई, एनलेपॉस हो गया, ये समीपस्थ भाग हो गया, ये आपका दूरस्थ भाग हो गया। तो ये अवशोषण का बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कैसे उपयोगी पदार्थ को नेफ्रॉन के अलग अलग भागों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर अमोनिया को यूरिया में बदल के यहाँ तक आते आते आपकी यूरिया कन्वर्ट हो जाती है ना। तो एक इस तरह से क्या होता है, ये आपका क्या है, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषण, कहाँ से कौन सी चीज़ें अवशोषण होगी, क्योंकि समीपस्थ भाग में अपन ने देखा था कि समीपस्थ भाग में क्या होते हैं, आपके ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मैंने बताया था, जो अवशोषण के तल को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके अवशोषण के तल को बढ़ा देती थी, उसको क्या बोलते थे अपन, सूक्ष्मांकुर, है ना। तो ये सूक्ष्मांकुर की वजह से इसका अवशोषण का तल बढ़ जाता है और ये चीज़ों को अवशोषित कर ले जाता है। बचा हुआ यूरिया जो होता है वो आपके एनलेपॉस से होता हुआ इधर से संग्रह नलिका तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, नेफ्रॉन की संरचना है, जिसके अंदर बताया गया कौन कौन सी चीज़ें अवशोषित हो सकती है। सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें अवशोषित कर ली जाती हैं और बचा हुआ यूरिन आपके आगे तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये आपके इस तरह की बातें हो गई। फिर
आगे के 2-4 बिंदु अपन लिख लेते हैं जिससे वो परानिस्यंदन आपके फिनिश हो जाएगा ना। तो कुछ मेन बातें होगी जो मैंने आपको प्रेशर की बात कर दी थी। एक तो कोलाइडी प्रेशर, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रक्त कोलाइडी पराश्रेणी दाब, या निस्यंदन द्वारा भी एक लगभग 20 mm का प्रोसेस लगता है जिसे संपुटी स्थैतिक दाब कहते हैं। तो दो तरह के दाब जो थे, दो तरह के विपरीत प्रेशर थे, एक 30 mm का और एक 20 mm का, टोटल हो गया 50 का विपरीत दाब लगता है, जिसकी वजह से 20 mm का शुद्ध दाब आपके बच जाता है, उसकी वजह से वो यूरिया आगे पहुंच जाता है। फिर क्या लिखते हैं अपन नई बात कि ग्लोमेरुलस में छना हुआ प्लाज्मा क्या लिखा, ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहलाता है। क्या लिखा, ग्लोमेरुलर में छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहलाता है। फिर क्या लिखा है, ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिकाओं द्वारा, ग्लोमेरुलर की रुधिर कोशिकाओं द्वारा उपयोगी और यूरिया पदार्थों का छन कर गुहा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी टोटली डेफिनेशन कहाँ आ गई, लास्ट की लाइन में आ गई कि जो हमने ग्लोमेरुलस पार्ट देखा था किसके अंदर, बॉमन कैप्सूल के अंदर, उस बॉमन कैप्सूल की गुहा में, गुहा मतलब कैविटी के अंदर जो आपका लास्ट में एक तो कौन जो उपयोगी पदार्थ है कौन थे, एक तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें आ गई और यूरिया क्या होगा, छन के गुहा से बाहर निकल गया। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक टॉपिक खत्म हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन का। इसके बाद अपन देखेंगे सेकंड टॉपिक जो आपके यूरिया को सेपरेट करता है। उस सेकंड टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया था, क्या था, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण यानी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये चीज़ें अपने को सेकंड के तौर पे देखनी है। ये फर्स्ट हो गया आपके जिसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये लाइन लास्ट की लाइन है आपके इस चीज़ की, इसे आप उतार लें। फिर अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सॉरी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या देखना है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे ही हमने परानिस्यंदन के अंदर यूरिया को सेपरेट किया, उस यूरिया सेपरेट होने के कारण क्या होता है, कई सारे उस ब्लड के साथ, क्योंकि यूरिया किसके साथ घूम रहा है, ब्लड के साथ, यानी रुधिर के साथ जो आपका यूरिया घूम रहा है, उस यूरिया के अंदर अभी भी कई सारे ऐसे कंटेंट है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। उन्हें यूरिया के साथ अपन सीक्रेट बाहर नहीं कर सकते, यूरिया के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उनका बॉडी के अंदर वापस बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। उनको सीधा हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उनको वापस हमारी बॉडी में लेने के लिए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। और वो चीज़ें क्या होती है, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं,
कुछ पोटेशियम आयन होते हैं, कुछ क्लोरीन आयन होते हैं, कुछ सोडियम आयन होते हैं, कुछ ग्लूकोज के मटेरियल होते हैं, कुछ वाटर का लेवल होता है। ये सारी चीज़ें हम यूरिया के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। उन चीज़ों को वापस हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही खींचते हैं। तो उनके लिए कुछ बॉडी के ऑर्गन्स बने हुए हैं, जैसे अपन ने वृक्काणु के अंदर देखा था, नेफ्रॉन के अंदर देखा था कि समीपस्थ कुंडली नली का एक भाग पढ़ा था अपन ने, प्रॉक्सिमल जो पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि वो सेलेक्टिव क्या करता है, सेलेक्टिव मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर देता है। और किसके द्वारा, उसके अंदर छोटे छोटे जो अपन ने बात करी सूक्ष्मांकुर की वजह से, जिसका अवशोषण का तल बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, वो उन उपयोगी पदार्थों को वापस अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। उस कारण वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में वापस बनी रहती हैं। बाकी बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो प्योर आपका यूरिया होता है, जो आगे आपकी संग्रह नलिका तक यानी कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाता है। तो ये हम जो बातें बोल रहे हैं ये खाली लिखनी है हमें नोट्स के रूप में, वो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अपन उसके अंदर इस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो सारी बातें हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने इनर ईयर के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं यानी स्टेटो रिसेप्टर मैक्यूला और क्रिस्टा के बारे में पढ़ लिया था, प्रीवियस वीडियो आपने देखा भी होगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम कौन करता है। मैक्यूला और क्रिस्टा जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईयर के अंदर। ये नई बात थी आपके लिए, क्योंकि आपने आज तक पढ़ा था कि आपका जो ईयर है वो एक फोनो रिसेप्टर है, मतलब साउंड को गैदर करता है और हम क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं, मतलब हियरिंग के मैकेनिज्म में ही काम आता है। लेकिन ये क्या होता है, स्टेटो रिसेप्टर भी होता है जो आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका इनर ईयर का लास्ट पार्ट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन बनता ही है। यानी इनर ईयर का लास्ट पार्ट हो जाएगा आपका, इनर ईयर का जो लास्ट पार्ट है वो है आपका कोक्लिया, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया, स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया। तो कोक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जो आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप ध्यान से इसको समझे और पढ़े। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोक्लिया होता क्या, किससे बना होता है। तो कोक्लिया जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। हमने देखा था कोक्लिया इनर ईयर का पार्ट होता है, तीसरा पार्ट जो हियरिंग में मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हियरिंग। ये बैलेंसिंग में हेल्प नहीं करता है। तो आपका जो कोक्लिया होता है वो किससे बना होता है, एक तो कोक्लियर कैनाल, और ये कोक्लियर कैनाल किसकी होती है, तो आपके मेम्ब्रेनस लेबेरेंथ की होती है। किसकी होती है, तो ये मेम्ब्रेनस लेबेरेंथ जो होता है आपका, जो आपका मेम्ब्रेनस लेबेरेंथ होता है उसका पार्ट होता है आपका कोक्लियर कैनाल। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है कोक्लियर डक्ट। क्या होता है, कोक्लियर डक्ट। अब ये कोक्लियर डक्ट किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है आपके बोनी लेबेरेंथ का। इसके बारे में हमने स्टार्ट में देख लिया था, बोनी लेबेरिंथ का पार्ट होता है। तो ये जो आपके कोक्लियर कैनाल और आपका कोक्लियर डक्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके कोक्लिया बनाने का काम करते हैं। मतलब कोक्लिया एक अकेली चीज नहीं है, कोक्लिया को हम क्या कहते हैं, कोक्लियर कैनाल और कोक्लियर डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके कोक्लिया बनाएंगे। और कोक्लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हियरिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है, कोक्लिया वाला स्ट्रक्चर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर हियरिंग, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपके जो दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े, मैक्यूला और क्रिस्टा, जो भी किसका पार्ट होता है, आपके इनर ईयर का ही पार्ट होता है, वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम। इनके बारे में हमने देख लिया। तो ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये स्ट्रक्चर होता कैसा है, कोक्लिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ये कॉइल्ड होता है। कैसा होता है, कॉइल्ड। और कितना कॉइल्ड होता है, तो ये 2/3/4 कॉइल्ड होता है। कितना होता है, 2/3/4 कॉइल्ड होता है। आपको ध्यान रखना, 2/3/4 कॉइल्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जैसे एक आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हुआ, और फिर ये जो तीसरा बनेगा वो हाफ ही बनेगा, मतलब 3/4 ही बनेगा। तो वो क्या होता है, आपका कोक्लिया। मतलब यहाँ पे जाके फिर क्या जुड़ेगी, आपकी डक्ट जुड़ेगी। और डक्ट कहाँ पे जुड़ी होती है, आपके सेक्युलस वाले पार्ट के अंदर। मतलब वो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था उस सेक्युलस पार्ट से जुड़ी होती है, यानी डक्टस ऑफ रीयूनियन, यानी डक्ट ऑफ रीयूनियन जो होती है वो जुड़ी होती है आपके सेक्युलस से। कोक्लिया आपके सेक्युलस वाले पार्ट से जुड़ा होता है वेस्टिब्यूल के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉइल्ड पार्ट होता है, 2/3/4
फोर्थ। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सर्कुलर या कोइल्ड नहीं पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, मतलब यूँ समझ लो इस कॉकलिया को हमने क्या किया, स्ट्रेट कर दिया है। पहले क्या किया, स्ट्रेट किया, मतलब इसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद इसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम क्लियरली समझ सके कि ये पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इनका मैकेनिज्म कैसा होता है। क्योंकि इस कॉइल्ड पार्ट के अंदर कोई डायग्राम बनाया जाए तो आपको समझ में आएगा नहीं, और वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो इस कॉइल्ड पार्ट को हटा के हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे और फिर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं बना देता हूँ, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं और हर पार्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले वाला जो ये पार्ट है इसको कहते हैं ओवल विंडो। ये हमने देखा था इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था 2 मेम्ब्रेन्स होती है, तो ये क्या हो जाता है, ओवल विंडो, जिसको क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ओवल विंडो। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं राउंड विंडो, इसको क्या कहते हैं, राउंड विंडो। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फेनेस्ट्रा रोटंडा। हमने ये देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कुछ ऐसा, और इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट। ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट आपको दिख नहीं रहे, लेकिन मैं बना देता हूँ 3 कंपार्टमेंट कैसे होते हैं, और अलग से इसको हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये वाला पोर्शन अब देख लो, यहाँ पे ये कंपार्टमेंट, ये 2 और ये 3, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला जो यहाँ से कैनाल दोनों कनेक्ट हो रही है, ये वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा नैरोअर होता है। अब ये 3 पार्ट होते कौन से, अब ये 3 पार्ट होते कौन से थे। सबसे पहला हम देखें ऊपर वाला पार्ट जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं स्केला वेस्टिबुली। क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिबुली। कोई नाम ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, स्केला वेस्टिबुली, इसको कहा जाता है स्केला वेस्टिबुली। जो मिडल वाला पोर्शन होता है इनके बीच में, इसको कहते हैं स्केला मीडिया। इसको क्या कहते हैं, स्केला मीडिया, इसको कहा जाता है स्केला मीडिया। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं स्केला टिम्पेनी। इसको क्या कहते हैं, स्केला टिम्पेनी, इसको कहा जाता है स्केला टिम्पेनी। अब ये ध्यान रखना, जो आपका स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्केला वेस्टिबुली है, ये क्या होता है, फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, पेरिलिम्फ होता है। और पेरिलिम्फ किस टाइप का फ्लूइड होता है, तो आपका जैसा CSF होता है वैसी टाइप का फ्लूइड ये प्रेजेंट होता है। टिम्पेनी के अंदर भी क्या हो जाएगा, पेरिलिम्फ होगा। यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको वहाँ पे समझ में आ गया है। तो पेरिलिम्फ ही होता है इसके अंदर भी, फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। लेकिन स्केला मीडिया जो होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, वो थोड़ा अलग होता है, यानी एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी देखा था हमने, एंडोलिम्फ के बारे में। तो स्केला मीडिया जो होता है आपके, उसके अंदर क्या होता है, फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, एंडोलिम्फ होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा तीनों लेयर के बारे में, स्केला वेस्टिबुली फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया फिल्ड विथ एंडोलिम्फ एंड स्केला टिम्पेनी फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कहते हैं ओवल विंडो, इसको कहते हैं राउंड विंडो। अब इसका इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, तो इसके मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे आपका स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी और स्केला वेस्टिबुली है, तो यहाँ पे जो इसका रूफ वाला पार्ट है, किसका, स्केला मीडिया का। स्केला मीडिया के रूफ वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं रेजनर्स मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, रेजनस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब फ्लोर वाला पार्ट होता है किसका, स्केला मीडिया का, इसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, यहीं पे क्या होती है, सेंसरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी जहाँ पे मिल रहे, मतलब ये जो नैरोअर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो नैरोअल पार्ट होता है इसको कहते हैं हेलिकोटेमा। इसको क्या कहा जाता है, हेलिकोटेमा। थोड़ा नैरोअर होता है, हेलिकोटेमा कहते हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो अनइवन टाइप की होती है, मतलब सेम टाइप की नहीं प्रेजेंट होती है, कोई बड़ी तो कोई छोटी होती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स होती है वो तो एक ही टाइप की होती है, यानी आपके यहाँ पे बना लेते हैं हम सेंसरी सेल्स, कुछ ऐसी बनी हुई रहती है सेंसरी सेल्स। तो ये हो जाएगी सेंसरी, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होगी।
तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी आपकी सपोर्टिंग सेल। तो ये वाली तो होगी आपकी सेंसरी सेल्स, और इसके पास में जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी सपोर्टिंग सेल्स। तो इनको बना लेते हैं। और सपोर्टिंग सेल्स क्या होती है, एक ही साइज़ की नहीं होती है, कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है। कंपैरिजन में कोई छोटी तो कोई बड़ी होती है। तो ये हो जाएगी आपके सपोर्टिंग सेल्स। और आपकी जो सेंसरी सेल्स है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसिलिया। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होंगे, जो क्या करते हैं, सेंस को गेन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपके ये सेंसरी सेल्स, और दूसरी हो जाएगी आपके सपोर्टिंग सेल्स। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेरे को, आप जानते ही हो। यहाँ से इनसे क्या अराइज होगा, नर्व फाइबर अराइज होंगे, जो एक बंडल बनाने का काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। जिसको क्या कहते हैं, ये जो नर्व बन रही है इनको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। तो ये हो जाएगी कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी, कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। तो ये हो जाएगी कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे मेम्ब्रेन, तो यहाँ से मेम्ब्रेन अराइज होती है इस वाले पोर्शन से, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन से ही एक मेम्ब्रेन अराइज होगी, जो कैसी होती है, जिलेटिनियस लेयर की तरह ही होती है, और ये इनके जस्ट अबव प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी बनी हुई रहती है जो जिलेटिनियस लेयर की मतलब लेयर होती है। और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर आपके किसका, कोक्लिया का। मतलब हमने कोयल ट्यूब को क्या किया, ओपन किया, और ओपन करने के बाद देखा कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। इसमें जो आपने यहाँ पे देखा कोक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, ये तो क्या है, सेंसरी से अराइज होने वाली नर्व्स है, जो क्या करेगी, ब्रेन तक ले जाने का काम करेगी स्टिमुलस को। मतलब जो भी साउंड आ रहा है उस स्टिमुलस को क्या करेगी, ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस सपोर्टिंग सेल्स एंड सेंसरी सेल्स और नर्व्स, इन सबको मिला के ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। आपको ये नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, या कोर्टी भी कह सकते हो। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किसको कहा जाएगा, जिसके अंदर क्या जाएगी, आपके सेंसरी, सपोर्टिंग और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और नर्व फाइबर जो अराइज हो रही है, वो सारे मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये काम कैसे करता है वो देखना जरूरी है। जैसा हमने कहा था कि ये ओवल विंडो, अब आपको पता हो तो जो ओवल विंडो होता है, उससे क्या अटैच होती है, आपकी स्टेपिस अटैच होती है। क्या अटैच होती है, आपके स्टेपिस अटैच होती है। यहाँ पे हो जाएगी आपके स्टेपिस। स्टेपिस क्या होती है, लास्ट बोन होती है, जो आपके मिडिल ईयर का पार्ट होती है। ऑसिकल्स जो हमने पढ़े थे उसमें मेलियस, इनकस और लास्ट वाली जो होती है वो स्टेपिस होती है। स्टेपिस किससे अटैच होती है, आपके ओवल विंडो से अटैच होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आपका जो पिन्ना होता है वो क्या करता है, साउंड वेव्स को गैदर करता है, मतलब गैदरिंग ऑफ साउंड वेव्स। जैसे ही साउंड वेव्स कोई आपके कानों तक आती है तो आपका पिन्ना क्या करेगा, उसको गैदर करेगा और कलेक्ट करके आपके कान के अंदर ले जाएगा। और जैसे ही वो ईयर के अंदर जाती है तो वो कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी मीटस से होती हुई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी। और जैसे ही आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, यानी आपकी जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, तो उसके बाद मिडिल ईयर का जो पार्ट होता है उसके अंदर जो 3 ऑसिकल्स होती है वो भी वाइब्रेट होगी, क्योंकि फर्स्ट जो मेलियस होती है वो आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो जो मेलियस वाइब्रेट होगी तो उससे अटैच कौन सी है, इनकस है, वो क्या करेगी, उसको एम्पलीफाई करेगी साउंड को। मतलब जो तीनों बोन जो होती है वो साउंड को एम्पलीफाई करते हुए आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो वो कहाँ तक आएगा, वाइब्रेशन स्टेपिस तक आएगा, और स्टेपिस क्या करती है, उस वाइब्रेशन को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे ही स्टेपिस के पास वाइब्रेशन स्टेपिस के पास वाइब्रेशन आएगा, वो वाइब्रेशन क्या होगा, आपके स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, जो फ्लूइड होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये पेरिलिम्फ फ्लूइड जो होता है वो वाइब्रेशन होगा उसके अंदर, और वो क्या होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। वाइब्रेट होता है वो वाइब्रेशन कहाँ पे जाएगा, राउंड विंडो की तरफ आएगा। लेकिन जैसे ही ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ये वाइब्रेट होता हुआ जैसे ही राउंड विंडो की तरफ आता है, ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती है, रूफ वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट, ये भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और वाइब्रेट होने की वजह से ये जैसे ऊपर से वाइब्रेट होगा और नीचे से वाइब्रेट होगा, तो आपकी जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, जिलेटिनियस, जो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ये जिलेटिनियस मेम्ब्रेन होती है। तो ये जिलेटिनियस मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, वाइब्रेट होना स्टार्ट करती है। और जैसे ही ये वाइब्रेट होगी तो ये किसको टच करेगी, आपके स्टीरियोसिलिया को, मतलब जो आपकी सेंसरी सेल्स है उसके ऊपर जो सिलिया लगे हुए हैं, इनसे क्या होगी,
अटैच होगी, मतलब इनको टच करने लगती है, और जैसे ही टच करती है तो इनको क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, और ये स्टिमुलस क्या करेंगे, मतलब इस वाइब्रेशन को, जैसा वाइब्रेशन इसके अंदर क्रिएट हुआ, इस वाइब्रेशन को क्या करेंगे, सीलिया तक पहुंचाने का काम करते हो, और जैसे ही सीलिया को टच करेगा तो ये वाइब्रेशन इनके पास ट्रांसमिट होगा, और इस साउंड वेव्स को गैदर कौन करेगा, आपकी कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, यानी ये जो पूरा आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो मेनली क्या करता है, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है टू द ब्रेन, और जैसे ही ब्रेन के पास जाएगा तो उस हियरिंग को आप स्पष्ट रूप से या फिर क्लियर से क्या कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। तो ये मैकेनिज्म होता है आपके कॉक्लिया का। तो ये जो ओवल विंडो है, इससे जैसे ही यहाँ पे मतलब ट्रांसफर हुआ पेरिलिम के पास, और पेरिलिम से फिर बाद में ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये राउंड विंडो क्या करता है, यहाँ पे सारा मैकेनिज्म तो ओवल विंडो से स्टार्ट हुआ था, राउंड विंडो का काम क्या है, तो राउंड विंडो जो होता है वो प्रेशर रिलीजिंग विंडो होता है। अब प्रेशर रिलीजिंग विंडो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही कोई साउंड आपके अंदर ट्रांसमिट हुआ, मतलब कहाँ पे, यहाँ इसके अलावा वेस्टिब्यूल के अंदर एंटर किया और वो अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो वो आपके अंदर क्या करेगा, इको जनरेट करेगा। उस मतलब साउंड को बाहर निकलना भी ज़रूरी है, मतलब जो वाइब्रेशन या वेव्स अंदर आई है उसको बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। तो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो वो अंदर ही फंसा रहेगा, और अंदर ही फंसा रहेगा तो आपके अंदर क्या होगा, इको जनरेट होता जाएगा। क्या जनरेट होगा, इको, जिससे आप किसी भी साउंड को क्लियर नहीं सुन पाते हो। लेकिन जैसे मैं आप बोल रहा हूँ आप क्लियरली सुन रहे हो, एक एक वर्ड आपको समझ में भी आ रहा है, ना कि आपके अंदर कोई इको जनरेट हो रहा है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही कोई साउंड वेव यहाँ से ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है ब्रेन को, तो वो साउंड वेव क्या होती है, राउंड विंडो से बाहर निकल जाती है। मतलब राउंड विंडो क्या करता है, उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है, ताकि आपके अंदर कोई इको जनरेट नहीं हो और आप आवाज़ को क्या कर सको, क्लियरली सुन सको। तो राउंड विंडो का काम क्या होता है, तो इसको हम प्रेशर रिलीजिंग विंडो भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्रेशर रिलीजिंग विंडो। वैसे इसको कहा नहीं जाता है प्रेशर रिलीजिंग विंडो, लेकिन हम समझने के लिए इसको कहते हैं प्रेशर रिलीजिंग विंडो। वाई प्रेशर रिलीजिंग विंडो, तो मैंने आपको बता दिया कि ये इको जनरेट नहीं होने देता, और जितना भी साउंड वेव्स यहाँ पे वाइब्रेट होके अंदर एंटर किए उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, राउंड विंडो। और ये आपको सीधा पूछा जाए कि साउंड वेव ओवल विंडो से एंटर करने के बाद बाहर कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है आपके राउंड विंडो से बाहर निकलती है। इसके बाद आपका बचता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, और उससे रिलेटेड जो भी आपके ईयर से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिजीज है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो आपका मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसी के अंदर पूरे डायग्राम को हम बना के देख लेंगे, जिसमें पिना भी आ जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी आ जाएगी, आपका मिडिल ईयर जिसमें 3 ऑसिकल्स वगैरह, और फिर इनर ईयर उससे ज्वाइन कहाँ पे होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो वो पूरा स्ट्रक्चर हम बना के देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये तीनों पार्ट कैसे अटैच होते हैं, और फिर वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे मैकेनिज्म यही होता है, लेकिन वहाँ पे भी हम क्लियर कर देंगे कि पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इसके बाद बोन और फिर इनर ईयर तीनों मिलके एक साथ कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, और डिजीज के बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।